We know that justice is blind, but in this country, we turn a blind eye towards the truth. कुछ लोग दिमाग से अंधे होते हैं और कुछ लोग सच्चाई के आगे आंखें बंद कर लेते हैं। और हर 90 मिनट में इस देश में कहीं ना कहीं कोई महिला दहेज के लिए प्रताड़ित की जाती है। वेलकम बैक टू कन्फेशंस। आज के हमारे एपिसोड में हम एक ऐसी महिला से मिलने जा रहे हैं जिनके सामने बहादुरी भी बहुत छोटा लफ्ज है। सो गाइज, प्लीज वेलकम स्नेहा जवाले। स्नेहा जी, हमारे सोसाइटी में कई ऐसे लड़के हैं और कई ऐसी लड़कियां हैं जहाँ पर लड़कों ने लड़कियों पे एसिड अटैक किया है, बहुत तरह की ऐसी अमानवीय हरकतें की हैं, प्यार में धोखा खाने की वजह से या अपनी गलत फहमियों की वजह से ऐसी हरकतें की हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि आपके साथ क्या हुआ, आपकी स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो बता दूं कि मैं एसिड विक्टिम नहीं हूँ। मैं डाउरी ब्राइड हूँ। दहेज प्रथा के कारण मुझे जलाया गया था मेरे ससुराल वालों की तरफ से, जिसमें मेरे पति और उनके बड़े भाई इन्वॉल्व थे, और केरोसिन डाल के जला दिया था मुझे तकरीबन आज से 16 साल पहले 24 दिसंबर 2000 में। केरोसिन डाल के जला दिया था? हाँ जी, केरोसिन डाल के जलाया। मतलब कैसे हुआ ये सब? जैसे शादी के पहले से ही डाउरी डिमांड्स हो रहे थे। महाराष्ट्र साइड में एक चीज़ है कि आपकी जितना क्वालिफिकेशन होता है उस लेवल पे उस दूल्हे की कीमत प्राइस टैग तय होता है। अगर वो नॉर्मल वर्किंग है, क्लरिकल है तो इतना अमाउंट, फिर वो बैंक मैनेजर है तो इतना, इंजीनियर है तो उतना, मेडिकल डॉक्टर है तो उतना। तो उस हिसाब से वो हमसे भी वैसे ही डिमांड किए जा रहे थे। और मैं घर की बड़ी बेटी थी। भगवान के इसमें से कहने की अच्छी बात है कि मैं काफ़ी गुड लुकिंग थी, तो रिश्ते बहुत अच्छे लेवल के आ रहे थे और पापा का सर्कल भी वैसा था। तो इनकी तरफ से जो रिश्ता आया था उसमें डे 1 से ही वो बार्गेनिंग किया जा रहा था कि हमारा बेटा इंजीनियर है, MBA प्लस इंजीनियर है, तो और गवर्नमेंट का ऑफिसेस में है, तो आपको इतना सर्टन अमाउंट देना पड़ेगा। सो मेरे पापा ने वो अमाउंट दहेज सोच के नहीं दिया था। उन्होंने ये सोच के दिया कि बेटी का संसार बस रहा है तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन एज एन फादर। और शायद वो गलती वहाँ हो गई कि इनका सोच फादर का था कि मैं कंट्रीब्यूशन बेटी का नए संसार के लिए दे रहा हूँ, और इन लोगों का था कि यस हमने ये कर लिया तो अब इसके बाद हम वो डिमांड्स करते रहेंगे। और वो डिमांड्स चलते रहे। शादी के दिन भी ऐसे ही था, 1 घंटे पहले कि नहीं नहीं कोई और लड़की रेडी है जिसके तरफ से आपके तरफ से इतना लाख दिया जा रहा है तो उसकी तरफ से उतना है। और वो सिलसिला चलता रहा कि इस टाइम तो मतलब जो डाउरी की डिमांड थी, जो भी दहेज की डिमांड थी, वो आप लोगों ने पूरी कर दी थी? यस। उसके बाद भी मतलब उन लोगों ने वापस से कुछ डिमांड्स रखी हैं आपके सामने? एवरी टाइम, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल, हर महीने में 2 फेस्टिवल है, तो उस हिसाब से ताकि ये फेस्टिवल आ रहा है तो आपको गोल्ड चेन्स देने पड़ेंगे सबको, ये फेस्टिवल आ रहा है तो आपको गाड़ी के लिए पैसे देने हैं, या ये सर्टन फर्नीचर देना है, या घर के लिए ये चीज़ देनी है। इस तरह से वो डिमांड हर बार बढ़ती गई। 1 पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बोला कि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरे बाद मेरे 2 भाई और मेरी सिस्टर है जिनका एजुकेशन चल रहा था, और पापा बैंक में जॉब करते थे। तो ऐसा नहीं पॉसिबल था कि एक ही बेटी को इतना दिया जाए और बाकी 3 बच्चों के लिए कुछ नहीं होगा। सो उस पॉइंट पे मैंने स्टॉप करना शुरू कर दिया था। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़े कि नहीं आ रहा है। पति कम, उनके भाई और उनके मामा ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे उनको तो कि डिमांड करते थे, मतलब एक डिमांड पूरी हो जाने के बाद वो आपसे अगेन एक डिमांड करते थे कि अब हमें ये ला कर दो। हाँ जी। और अगर आप वो नहीं ला कर देती थी तो वो क्या करते थे आपके मारपीट साथ? होती थी। हर एक चीज़ से मारा गया है। जूते पहने हुए, पाँव से मारा हुआ है, और जूते फेंक के मारे हुए हैं। किचन में है तो किचन के 2-3 चीज़ें, कढ़ाई वगैरह होते वो टेढ़े हो चुके थे मारने की वजह से। कुछ भी जो हाथ में आता था उस चीज़ से मारा हुआ है। बेल्ट निकाल के बेल्ट से मारा हुआ है। सो मम्मी पापा का कहना था, जो नॉर्मली सब जन बोलते हैं उस तरह की, कि एक बच्चा हो जाएगा तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी, थोड़ा दिन होता है, सह लो सह लो। तो आई थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री कल्चर में पली बड़ी हूँ। मम्मी पापा की तरफ से आप हमारे विश्वास को मत तोड़ो, आपको भी आपके बाउंड्रीज पता है, वो थॉट को लेके हम बड़े हुए हैं। तो हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता थी। जब यहाँ आए तो वाइस वर्सा था कि मैं, मेरे पापा, पापा मेरे लिए कोई जेंडर नहीं है। पापा पापा है, टेडी बेयर है, माय हीरो है।
राइट भाई मेरे लिए जेंडर नहीं काउंट करता है, भाई को मैं हक भी करती हूँ क्योंकि वो मेरे से 1.5 साल छोटा है, ही इज़ लाइक अ किड फॉर मी। पर इनके यहाँ पापा को भी एक डिस्टेंस पे बात करनी है, भाई को भी एक डिस्टेंस पे बात करनी है, आप उनको शेक हैंड भी नहीं कर सकते हो। वो कल्चर डिफरेंस शॉक जो था वो बहुत था मुझे, तो वहाँ पे वो चीज़ें घटती रहती बार 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 बार। सो मार पिटाई तो लाइक 4th डे से हो रही थी शादी के। स्नेहा टेल मी वन थिंग, मतलब कि आप पढ़ी लिखी थी? जी। आपकी एजुकेशन क्या है? HSC टीचर। ओके, आप सब जानती थी, राइट? और जब सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी तो आपने कभी ऐसा फील नहीं किया कि आपको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या ऐसा कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए? जो इंडिया का कस्टम है कि बेटी एक बार दी तो अर्थी पे वापस जाती है, वो मैके वापस जाती है, तो मैके वालों की नाक भी कटती है, सो कॉल्ड किस तरह से, दैट आई डोंट नो। और जो मेरी बहन थी उसके लिए रिश्ते नहीं आते फिर, कि इनकी घर की बेटियां वापस आती है शादी करके। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। पापा मम्मी को बोलने के बाद उन्होंने बहुत बार जख्म देखे हैं मेरे चेहरे पे, मेरे बॉडी पे, दे इग्नोर। क्या लगता है, मतलब कि किन की वजह से आपके साथ नाइंसाफी हुई है? आपकी सास की वजह से, आपके हस्बैंड के भाई की वजह से, या किसी और रिश्तेदार की वजह से? आई थिंक 40% 100 में से मेरे सासू माँ हैं, बट 60% उनके बड़े भाई हैं। उनकी जॉब निकल गई थी क्योंकि उन्होंने क्या बोलते ब्राइफ लिया था, पैसे खाने की वजह से उनका ये हुआ था, निकाल दिया था जॉब से। ब्राइफ की वजह से जी, आपके temporary। हस्बैंड के बड़े भाई की जॉब चली गई थी? जी, ब्राइफ की वजह जी, से? उनको निकाला हुआ था, आप सही सुन रहे हो। और उस वजह से वो घर पे थे, उनके 4 बच्चे थे जो स्कूलिंग कर रहे थे, तो उनकी जो छोटा सा अमाउंट मिल रहा था उसमें उनका गुजारा नहीं होता था। तो मैंने ये बात अपने कानों से सुनी थी और मैंने हस्बैंड को भी सुनवाई थी कि यहाँ आके चुपचाप सुनिएगा ज़रूर। उन्होंने कहा था अगर स्नेहा का और उनके पति का बीच अंदर अच्छे से रिलेशन नहीं होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो इस वजह से ये नेहा से कनेक्टेड नहीं रहेगा और उसका जो सारा पैसा है ये उनके घर में जैसे एज इट इज जा रहा है वैसे जाता रहेगा। सो एक वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ खराब करने के लिए। ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ, जिसने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, ये जो आपके स्किन को जलाया गया, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ उसका रीज़न मैं दे चुकी, कैसे हुआ मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि ये घटना आगे किसी के साथ ना हो। 24 दिसंबर की रात थी, नेक्स्ट डे 25 दिसंबर था, क्रिसमस था और क्रिसमस की पार्टी की तैयारियां हो रही थी। सो उस टाइम पे 2 दिन से घर पे इस तरह से माहौल था कि जो पति कभी इधर उधर ना जाके कॉल लेते थे, वो पति मेरे सामने कॉल नहीं ले रहे थे, जाके कभी बाथरूम में, कभी नीचे जाके। तो आई थॉट मे बी बच्चा घर में ज़्यादा शोर कर रहा, तो मैं इग्नोर कर रही थी उस चीज़ को। बट 2 दिन का वो माहौल बहुत ज़्यादा इंटेंस और टेंस जैसा था। उस दिन 24 की दिसंबर उनके बड़े भाई उनके साथ आए हुए थे, इस वजह से गेट पे एंट्री नहीं था उनके भाई के आने की। वो मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि आगे कोर्ट केस में वो चीज़ें सारी मेरे अगेंस्ट गई कि वो दिखे कैसे नहीं किसी को आते जाते। तो गाड़ी में उनके साथ आए तो एंट्री नहीं था, रात का खाना हो चुका था। मैं किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करने के लिए गई थी क्योंकि सबका खाना हुआ था। उतने में आवाज़ आई जो मेरे पति की आवाज़ थी, जो जिससे मेरे धड़कनें तेज़ होती थी कि मैं हूँ। और मैं वो आवाज़ सुन के बाहर आई, सॉरी, बहुत छोटा सा रीज़न था वो कि मुझे पानी मांगा गया था। दोनों भाई ऐसे बैठे हुए थे सामने सोफे पे और एक टेबल रखा हुआ था। मैंने पानी लेके 2 से 3 मिनट तक वेट करने की कोशिश की वहाँ बैठ के कि पानी ये लेंगे। 2 बार मैंने कहा भी एक्सक्यूज़ मी पानी लाई हूँ, एक्सक्यूज़ मी पानी लाई हूँ, बट उस चीज़ को इग्नोर करके वो अपने ही इसमें कुछ बात कर रहे थे। एंड में मैंने थक के पानी का ग्लास टेबल पे रखा, मैंने पटका नहीं, मैंने रखा। जैसे ही मैं पलटी उनके भाई ने उनको बोला गया इसको तमीज़ नहीं है, को जब तुम 1-2 बार पीटोगे तब इसको अक्ल ठिकाने आएगी, तो तुमको इसका मुंह हमेशा बंद करते रहना पड़ेगा। दैट टाइम इज़ लाइक कि मेरा भी गुस्सा आ रहा था बिकॉज मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ और बहुत बार ये चीज़ें मैं सह चुकी थी। तो फिर भी मैंने बोला नहीं, मेरे बेटे की सोने की टाइम हो रही है, अभी रात के 9:30 तकरीबन हो रहे थे। मैं वापस किचन की तरफ टर्न करके निकल गई। 3-4 मिनट का टाइम था कि कोई आया नहीं, क्या आंखों में बात हुई, साइलेंट लेवल पे बात हुई, दैट आई टिल रियली डोंट नो।
यू ओके? या पर उस 4 मिनट के बाद जब दोबारा से मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई देती है, नेहू, मुझे लगा शायद सब ठीक हो गया है और वो मुझसे बात करने अंदर आए होंगे, पर वो वैसा नहीं था। उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में जो हमेशा चमक थी नेहू नाम को लेके, वो उस दिन बिल्कुल भी नहीं थी। और उन्होंने नेहू बोलते ही जो मेरा टर्न करके देखना था, शायद उस दिन के बाद मैं उनको देखना पसंद नहीं करती हूँ। उनके पहले उनके बड़े भाई खड़े थे। मुझे थोड़ा बहुत पेंटिंग का शौक था, तो इतना सा केरोसिन मेरे ब्रशेस रखे थे किचन की बाहर की तरफ विंडो के। सबको पता था नेहू की चीज़ें कहाँ रखी रहती हैं। उनके भाई ने वो ब्रशेस उठा के बेसिन में डाल दिए और वो केरोसिन ले लिया। इतना सही सही केरोसिन, आग तो वो भी लगाता है, उन्होंने वो मेरी तरफ फेंक दिया था। टमी को लेके बॉडी के ऊपर की तरफ छिड़के आ चुकी थी। मेरा गुस्सा और खोल रहा था कि क्या करना चाहते हो, क्या मुझे जलाना चाहते हो, मारना चाहते हो। शायद वो मेरा रिप्लाई जो था वो शायद गलत हुआ होगा। उस गर्मा गर्मी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिप्लाई की वजह से सामने वाला एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट आई रियली डोंट नो। बस मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैं उनकी आंखों की तरफ उनको देख के बात किए जा रही थी, और उस आँख सॉरी उस आग के झपकने में मैं आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाई हूँ कि वो मैच बॉक्स पति की तरफ से मेरी तरफ फेंका गया था या मेरे पति के बड़े भाई की तरफ से मेरी तरफ फेंका गया था। रिजल्ट ये था कि आग लग चुकी थी और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। खुद को बचाने के टाइम अंदर की तरफ से हाथ, नेकलाइन, फेस पूरा जल चुका था। और ये सारी घटना अनफॉर्चुनेटली मेरा 4 साल का बेटा देख रहा था, जिसकी आवाज़ आज तक मुझे सुनाई देती है। मम्मा को जलाया आपने, मम्मा जी को जलाया। एक हाथ से पति ने उसको पीछे की तरफ ढकेल दिया, और जब बाथरूम में जब उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर पानी डालने के बाद आग मिट चुकी थी, मेरा चेहरे से स्किन जैसे टपक रही थी, पानी टपकता है वैसे, और पति उसको देख के बेहोश गिर गए। वो बेहोश हाल में पड़े हुए पति को देख के मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, ही इज़ अ फादर ऑफ माई सन, और इसको कुछ हो जाएगा तो मेरे बेटे को कौन देखेगा। मैंने अपने लिप से सांसें दे के उसको उस हालत में भी बचाने की कोशिश की। जब वो थोड़ा सा सांस आई और वो खड़े रहे, तब उसके बाद भी बंदा ये नहीं सोचा कि मैंने उनको बचाया। जाके नेबर्स के तीनों दरवाजे की बेल बजा के बताया जाता है कि नेहू ने खुद को जला दिया। मेरे पापा को, मेरे मम्मी को फ़ोन जाता है, आपकी बेटी ने, नेहू ने खुद को जला दिया। रियली इस टाइम पे भी आप इतना झूठ बोलोगे कि नेहू ने खुद को जला दिया? सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी। वो दिन मेरे से सहा नहीं जाता है, और उसको आई फील बहुत सेम डे का। जब आप नॉर्मली, जब आपने वो पूरे इंसिडेंट के बाद अपने आप को आईने में देखा, तब आपने कैसा फील किया? 2.5 महीने के बाद मैंने अपने आप को मिरर में देखा था, और वो सहने वाली हालत नहीं थी, क्योंकि जब मैं सो भी रही थी तो जैसे हाथ पे मेरे सारे स्कार्स है,
तो अचानक से नींद उठती थी तो आई फील लाइक कॉक्रोडाइल, कुछ जानवर वानवर है, मैं अपने हाथ को ही झड़क के देती थी। मैं अपने घर में जो भी मिरर्स थे सब कवर कर चुकी थी। इनफैक्ट ये बहुत छोटी बात होगी किसी के लिए, बट घर में जो स्टील के बर्तन, स्पून्स वगैरह थे उसमें मुझे मेरा फेस दिख जाता था, तो मैं वो भी यूज़ करना नहीं चाहती थी। गुस्सा इतना खौल उठता था कि मैं अपना आपा खो के बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला के रोती थी कि आपको चाहिए था तो आप पूरा मार देते, आपने मेरा इस तरह से हालत क्यों करके रखा है कि ना जिंदा रखा ना मरने दिया। मेरी जो ब्यूटी थी, जो इस पे मेरा हक था, वो गंवाने का या उसको छीनने का हक मुझे नहीं लगता है किसी को भी दिया है एज ए ह्यूमन, और भगवान की तरफ से भी। आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई थी? 20 साल। जस्ट 20 साल की? जी, बर्थडे होके 4 दिन हो गए थे और शादी हो गई। और आप कितने साल की हुई थी जब आपकी आपका पहला चाइल्ड हुआ था, पहला बच्चा हुआ था? 21.5। जब ये सब इंसिडेंट हुआ, जब आपके साथ ये शर्मनाक हादसा हुआ, उसके बाद मतलब कि आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया आपके खानदान के प्रति, आपके हस्बैंड के प्रति? मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जब 2-2.5 महीने के लिए हॉस्पिटल में थी तब पति और उनकी मम्मी और उनके भाई, बाकी फैमिली पैर पकड़ के बोल चुके थे जो हुआ सो हुआ, पर हम अब ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, बच्चा है उसकी तरफ देखो और आपको जो डिसीजन लेना है ले लो। तो मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे नहीं पूछा है, इट्स 17 ईयर्स नाउ, कि आपके साथ क्या हुआ था। कभी नहीं पूछा? अब तक, टिल ये सब कुछ देखने के बाद भी नहीं पूछा। वाइस वर्सा उन्होंने मुझे हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि 2.5 ईयर तक साथ रहे हस्बैंड, मेक श्योर थे कि मैं कहीं केस नहीं डालूं। मैंने सुना है, मेरा जितना नॉलेज है उस हिसाब से आप अगर आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हो, फॉरगेट अबाउट कि जलाया एक्सीडेंट है, तब भी पुलिस आके आपका स्टेटमेंट लेती है। मेरा स्टेटमेंट लिया हुआ मुझे आज तक याद नहीं, बट पुलिस की इसमें है कि मैं कॉफ़ी बना रही थी और 1-2 मिनट के लिए, सेकंड्स के लिए, जैसे लाइट फ्लक्चुएट होता है, आता है जाता है, वो हो रहा था और उसी दौरान इसको आग लग गई। तो एक पूरी फेक स्टोरी बना के उसको मतलब पुलिस के सामने पेश किया गया। जी, क्योंकि और वो पैसे वाले थे। और आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, या आपको आपको अपने लिए ये करना चाहिए? 2003 में जब वो छोड़ के गए, तब उन्होंने उनके होम टाउन जाके मेरे ऊपर केस डाला था, जो मेरे पापा को पता था। 2006 में 2005 में उनको एक्स पार्टी डिसीजन मिला था, मेरे पापा ने वो भी मुझे नहीं बताया था। और मुझे घर के किसी मेंबर ने बोला था कि हाँ ये बात हम सबको पता थी, पर पापा ने आपको क्यों नहीं बोला, दैट आई डोंट नो, दैट आई टिल डोंट नो, कि क्यों मेरे इतने लाड़ प्यार करने वाले मम्मी पापा ने मुझे इतने। और मतलब कोई ऐसा रिलेटिव भी नहीं था जो जिन्होंने बढ़ के आपकी तरफ हाथ बढ़ाया हो कि नहीं यार मैं हेल्प करता हूँ आपकी? नहीं, क्योंकि मम्मा ने सबको ये बताया कि ये मेंटली पागल हो चुकी है। आपकी मम्मा ने? हाँ जी, मेरी जन्मदाती माँ ने, जिसने मेरे साथ एज अ फ्रेंड रही है, माँ रही है, गुरु रही है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो आज भी लाइफ में साथ में लेके चल रही हूँ, वही माँ। उन्होंने मेरे रिलेटिव्स में, आंटी अंकल्स के, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में ये बात बता दी कि वो पागल हो गई है, मेंटली रिटायर्ड है, किसी को भी मारती है और ये उठा के बालकनी से नीचे फेंकती है, इसलिए हम नहीं जा रहे। कैन यू बिलीव, जिस लेडी के बॉडी पे 6000 के आसपास स्टिचेस है, वो किसी को उठा के नीचे डाल सकती थी उस टाइम पे जब उसके खुद के जख्म रॉ थे। पर मेरे माँ ने ये बोला और अनफॉर्चुनेटली रिलेटिव्स ने उस बात को मान लिया। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके फैमिली ने क्यों आपकी हेल्प नहीं? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना था, तो वो था कि सब जन उनको क्वेश्चन करते थे, इतनी अच्छी बेटी का खराब हो रहा है तो आप क्यों एक बार जाके पूछ नहीं रहे हो, आप क्यों केस नहीं डाल रहे हो। जहाँ हम मैं पली बड़ी, वो लातूर सिटी छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर दिया उन्होंने, पापा ने ट्रांसफर लेके। तो ये आपकी केस की वजह से आपके पिताजी ने ट्रांसफर ले लिया जी, ताकि उनको ये सब चीजें फेस ना करनी पड़े? हाँ जी, और वो बहुत शॉकिंग था। बहुत टाइम तक मैं अपने घर पे फ़ोन बजाती रही, वहाँ के ऑफिस में पापा के फ़ोन कर रही थी लैंडलाइन से तब, और फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, तो मैंने किसी और लैंडलाइन का नंबर याद था उस पर किया ऑफिस पे, एंड देन आई नो कि पापा का तो 2 महीने पहले ही ट्रांसफ़र हो गया और वो वहाँ से औरंगाबाद शिफ्ट हो चुके थे लातूर से।
तो मैंने रिक्वेस्ट बेसिस पे वहाँ का नंबर लिया और वहाँ पे कॉल करके बात करने की कोशिश की, बट वो सेम चीज़ है कि यहाँ फ़ोन मत करो, ये मत करो, वो मत करो, अभी हम बात नहीं करेंगे, आपको हम बात नहीं करना चाहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुमको दे पाऊँ। कि टिल डेट तक उन्होंने मुझे कभी, मेरे मम्मी ने या पापा ने पर्सनली ये नहीं पूछा कि बेटा क्या हुआ था और सच्चाई क्या है, जानने की कोशिश नहीं की। जी। बट मैंने जब मम्मी से बात करने की कोशिश की तो उनका जो जवाब था वो आज भी दुख देता है। उनका जवाब था, हम आपसे बात करते थे, आपके नाजो नखरे उठाते थे, आपको लाड़ प्यार करते थे क्योंकि आप बहुत खूबसूरत थे। एंड मैं 2-3 मिनट के लिए साइलेंट थी इस तरफ से फ़ोन पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्शन दूँ। मैंने मम्मी को 2 मिनट बाद बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप हो फ़ोन पे? एंड शी सेड, हाँ हूँ, क्या है आप? बुढ़ापे में तो सबके लुक्स जो जवानी में होते हैं वो नहीं होते हैं। एक एक्सीडेंट से मेरे बहुत जल्दी गए हैं और जिसमें अगर मेरी गलती नहीं है तो आप मुझे लुक्स को लेके कैसे मेरा रिश्ता रख सकना, आपके साथ रखना है या नहीं रखना है, ये चीज़ें तय कर रहे हो। एंड शी सेड, ये फालतू का भाषण मत दो और मेरा दिमाग मत खाओ। आपकी माँ ने कहा? हाँ जी, और उन्होंने फ़ोन फटक के रख दिया। उसके बाद मैंने कभी फ़ोन किया है तो मेरे भाई फ़ोन उठाते थे और वो बोलते थे, आप यहाँ फ़ोन मत करो, आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा का बीपी बढ़ता है, दिमाग मत खाओ, इसके बाद फ़ोन मत करो। सो अभी आपका बच्चा किनके साथ है? उनके ही साथ है। मुझे बच्चा दिया नहीं गया, बच्चे की कस्टडी नहीं दी गई है। ये उस वक्त ये जेन्यून था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला था कि मुझे मिलने का तो परमिशन दो, एज इन माँ मेरे उतने राइट्स हैं। तो उन्होंने वो, मैं मेंटल हूँ इस कंडीशन पे, मुझे वो भी नहीं दिया कि मेरी तरफ से बच्चे को खतरा है। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास रखें? यहाँ से हमने मुंबई से केस डाला था उनके ऊपर कि ये एक्स पार्टी डिसीजन है और मैं गई नहीं थी, मैं इस टर्म्स में मेडिकल ट्रीटमेंट में थी, तो मैं कैसे जाऊँगी, और उसको हमने रीओपन किया था। तो केसेस तो चलते रहे। 2010 में मैंने उस चीज़ को हार माना क्योंकि उनकी जो लॉयर थे मिस्टर एक्स हस्बैंड की, वो रिटायर्ड जज की बेटी थी, तो उसके इंटरनल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक गए। और वहाँ जज के सामने ये बताया जाता है कि देखो इसके पेरेंट्स भी नहीं आ रहे इसको हेल्प करने के लिए क्योंकि ये सच में पागल है, इसने खुद को जलाया है और इसने बेटे को जलाने की कोशिश की है, बेटा इसके पास रहना या रखना सिक्योर नहीं है, ये कमाती कुछ नहीं है और ये अब मेरे पीछे पड़ी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ पैसे के लिए और प्रॉपर्टी के लिए पड़ी है। इतना अरसा हो चुका होगा कि आपने अपने बच्चे को नहीं देखा? 28 अक्टूबर 2003। अब तक आपने अपने बच्चे को नहीं देखा है? नहीं, तस्वीरों में भी नहीं? तस्वीर में देखे एक दो मेरे फ्रेंड्स ने। अब मैं उसके फेसबुक पे ब्लॉक हूँ तो मेरे फ्रेंड्स चोरी से उसके डाउनलोड करके पिक्चर्स देते हैं और वो मैंने देखे हैं। 4 साल का बेटा याद आता है, उसकी 18 साल की अब की पिक्चरें। पता है कि ये बेटा है पर दिल नहीं मानता कि ये इतना बड़ा हो चुका है क्योंकि वो तस्वीर में ही देखा है। जब ये सारी चीज़ें हो गई, आपने वापस से कोशिश नहीं की अपने बच्चे से मिलने की? बहुत कोशिश की बट हर बार फेक एड्रेसेस बताए जाते थे, रिजल्ट कि वो नहीं मिल रहा था, सिक्योर तरीके से उसको कहीं और रखा हुआ था तो उन्होंने। अब तक उसको हाइड करके रखा हुआ है आपसे? हाँ जी। और आपके हस्बैंड ने कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की या कभी चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश नहीं की? डिवोर्स के पहले भी नहीं की तो डिवोर्स के बाद क्यों करेंगे वो? अगर उनको करना ही होता तो आई डोंट थिंक कि डिवोर्स भी लेते फिर वो, तो वो नहीं हुआ कभी भी। आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप वापस से केस लड़े हैं, वापस से अपने अधिकार को वापस अपने हाथ में लें? 2010 में मैंने छोड़ दिया सब कुछ करना क्योंकि तब तक मैं घर के लिए अपने पैसे जमा रही थी। लोग मेरा फेस का हिस्ट्री देख के घर नहीं दे रहे थे, सिंगल लेडीज़ को नहीं देते, ऊपर से इतना हिस्ट्री था उस वजह से नहीं दे रहे थे। और जब सब जगह से इतने साल लड़ने के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, जज को मैं नहीं दिखती हूँ जली हुई, उनको उनके हाथ दिख गए मुझे बचाने के टाइम जो जले थे और उसके फ़ोटोग्राफ्स लेके रखे थे, वो फोटोग्राफ्स बहुत कुछ उनके लिए बोल रहे थे, पर जिंदा जली हुई 42% डीप लेडी, उसका बर्न नहीं दिख रहा था उनको, उसका अपने बच्चे के प्रति प्यार और वो रोना नहीं दिख रहा था। देन उसके बाद मैंने ये सोचा अब वहाँ केसेस में जाके बस अकेले अपने आप के लिए लड़ने से बेटर है मैं किसी ऐसे फील्ड में काम करूं जहां मैं लोगों को हेल्प कर पाऊं और उनके ऊपर हुए अत्याचारों के लिए हेल्प करके उनका एक लाइफ सेटल कर पाऊं या मैं उनके लिए मदद कर पाऊं। इसलिए वो एक चाहिए या बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प चाहिए, तो मेरे दिल ने कहा ज़्यादा लोगों की हेल्प करो, खुद के लिए अब छोड़। ये सारे रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद, अपने हस्बैंड से बाहर निकलने के बाद
आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपको वापस से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, वापस से किसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए या वापस से शादी करनी चाहिए? वहाँ पे कभी कभी शुरुआत में लगा, बट फोकस बहुत ज़्यादा पार्टनर्स को छोड़ के इस पे था कि मुझे मेरे बेटे के लिए अपना आइडेंटिटी इतना ओपन करके रखना है कि गूगल का एक सर्च और उसे स्नेहा जावले मिले, उसको उसकी माँ मिल पाए। उस चीज़ को फोकस करते हुए मुझे वो जो सेकेंडरी था पार्टनर, वो चीज़ थोड़ा उस टाइम पे कम लग गई। बट पिछले 4 सालों से यस, आई हैव वेरी गुड ऑप्शंस फॉर द रिलेशन, फॉर द मैरिज। बट मेंटली अभी भी वो थोड़ा सा ये है कि मुझे और थोड़ा काम अपने ऊपर भी करना है, समाज के लिए भी करना है, तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा वेटिंग रख रही हूँ। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप वापस कैसे स्टैंड हुई? आपने अपने आप को करियर वाइज कैसे संभाला? आपने अपने आप को इस काबिल कैसे बनाया कि आप इतना कमा सके कि आप रिस्पेक्टफुली इज्जत से रह सके? आपने कैसे किया सब कुछ ये? तब मैंने अपने आप पे स्टडी किया और मैंने बोला मैं मेडिटेशंस में अच्छी थी, तो मेरे पास थोड़ा बहुत जो गोल्ड था उसको मैं थोड़े थोड़े करके बेच रही थी। उसके जो पैसे आ रहे थे उस पे से मैंने सीखने की कोशिश की। ऐड देख के मैंने टैरो कार्ड रीडर जो टीचर थे उनको रिक्वेस्ट की थी घर पे आके मुझे सिखाइए, क्योंकि मैं बर्न हूँ और मुझे कुछ महीने तक और बाहर जाना अलाउड नहीं है धूप वगैरह में, वरना वाले जो सर्जरीज हुए थे वो ख़राब हो सकते थे। एंड वो आए वहाँ पे, उन्होंने मुझे टैरो कार्ड सिखाया, कुछ फ्रेंड्स का कर चुके थे जो बहुत राइट था। और मुझे शुरू से हैबिट रही है कि जो भी मैंने सवाल किए हैं वो पर्सन्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल और उसके जवाब में लिखते रही हूँ। आई हैव लॉट्स ऑफ डायरीज नाउ कि वो सब भर के हो चुकी हैं। बट वहाँ पे ऐसे था कि फ्रेंड्स के करने के बाद अब शुरुआत करनी थी प्रोफेशनली। तो जिस सोसाइटी में मैं रहती थी वहाँ बहुत बड़ा सोसाइटी था। मैंने एक घर के प्रिंट आउट से निकाल के एक नीचे नोट डाला था कि सैटरडे संडे फ्री कंसल्टेशन है। मैं अपने तरफ से 3 सवाल दिए थे। आपका अब तक का लाइफ कैसे रहा, राइट नाउ करंट सिचुएशन, आपके नेचर चेंज के साथ आपका अभी का लाइफ कैसे है राइट नाउ, और आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे। तो उसके बाद मैं अपने चार्जेस खुद तय करूँगी। नो वन कैन हैव दैट राइट्स कि आप मेरा चार्ज या मेरा प्राइस टैग लगाओ और उसके बाद आपको आना है तो आप आओ। और लोगों ने इतनी रश की थी कि मुझे वो 2 दिन खाना खाने तक को टाइम नहीं था। और आई वाज लाइक कि 10 मिनट देंगे प्लीज़ भाई साहब, मैं कुछ थोड़ा खा लूँ। और लोग वेटिंग करते रहे थे। और उसके बाद लोगों ने 5-6 दिन में ही रिप्लाईज देना शुरू किया था, मैम मुझे आके मिलना है। आप ऐसा फील करते हैं कि आप सही ट्रैक पर है, मतलब पूरी तरह से लाइफ सेटल हो गई है? काफ़ी हद तक लाइफ सेटल है, बट मैं थोड़ी सी भुक्कड़ ज़्यादा हूँ, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज़्यादा है। सो और भी कुछ चीज़ें लाइफ में ज़रूरी है, जो खुद के लिए भी है, खुद के चेहरे पे स्माइल के लिए भी है। और कुछ हद तक मुझे सोशल वर्क करने का जो थोड़ा बहुत शौक़ है, जो मुझे मेरे ब्रीदिंग के तरह लगता है सोशल वर्क करना, तो उसके लिए भी मुझे थोड़े और पैसे की ज़रूरत है, जिसके लिए मेरे कैंपेन्स यहाँ वहाँ चलते रहते हैं अलग अलग लेवल के। मैं बस एक चीज़ काफ़ी टाइम से पूछना चाह रहा था आपसे कि सपोज अगर आपका बच्चा ये प्रोग्राम देख रहा हो जी। या कभी भी देखे, आप क्या कहना चाहेंगे उससे? मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के थ्रू उससे बात करें और उससे कह दें जो आपके मन में है। Pillsbury, I love you. मामा मिस यू एंड लव यू सो मच। आप जानते हो कि आप मामा के भाई थे, आप मामा के बच्चे हो, आप मामा के बेस्ट फ्रेंड रहे हो। और आपने एक प्रॉमिस किया था कि जब भी आप बड़े हो जाओगे और सेटल हो जाओगे तो आप मामा के पास वापस आओगे। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि जिस दिन आप आओगे और इतने सालों का बड़ा सा जो हक बाकी है वो आप मुझे करोगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ये शो देख रहे हो और ममा को देख रहे हो और आपको आपके कुछ सवालों के शायद जवाब इस शो के थ्रू मिल चुके होंगे। और ममा के लिए जो भी आपके दिमाग में रहा है वो कुछ हद तक क्लियरिटी आ चुका होगा। तो डांटने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए, प्यार करने के लिए एक बार प्लीज़ कॉल करो, मैं आपकी एक क्लिक पे। सो स्नेहा जी, इस शो में आने का आपका मकसद क्या है और आपका फाइनल कन्फेशन क्या है? मेरा जो स्टोरी था वो स्टोरी मुझे शेयर भी इसलिए करना था आपके बड़े प्लेटफॉर्म के, क्योंकि उतने लोगों तक अगर ये सिचुएशन जो जैसी घटी है वैसे जाती है तो वो ना होने के लिए प्रिकॉशंस लोग ले पाए, वो था। और फाइनल कन्फेशन मेरा आपके शो में ये है, इट्स लिटिल इमोशनल फॉर मी। मैं मेरे बेटे के चेहरे की वो स्माइल दोबारा देखना चाहती हूँ। उस तक पहुँचने का ये ज़रिया था जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और यही मेरा कन्फेशन है।
हम दुआ करते हैं कि आपका बच्चा आपकी गोद में खेले और आप उस एक स्माइल के लिए ना तरसे, आप 24 घंटे उसकी स्माइल को देख सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड आई विश कि आपका शो देख के कई लोग इंस्पायर हो और कई लोग जो ऐसे सिचुएशन को डील कर रहे हैं उससे लड़ें और आपसे हिम्मत लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच। इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है, पर कुछ लोगों की पहचान उनके हिम्मत और उनके हौसले से होती है। स्नेहा की मदद के लिए कोई नहीं था, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी शख्स किसी भी तरह की अमानवीय घटना का शिकार हो रहा हो तो चुप्पी न साधें और आंखों पे पट्टी न बांधें। कृपया उनकी मदद करें। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। कन्फेशंस के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक ऐसे शख्स के साथ जिसने फिर एक बार मुश्किलों और तकलीफों को मात दी होगी। तब तक के लिए मैं अमरजीत आप सबसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।